नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 3 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 के लिए कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी 23 शिफ्टों के पेपर का और सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। यह विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। कैसे, इसको समझिए। देखिए, यहां जो वर्ड लिखा गया सिर्फ, केवल, एकमात्र, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए उत्तम किस्म का कोई बीज है, उसको किसी वर्ष बोया गया लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। तो बारिश क्या था? बारिश वातावरण का पार्ट था। और उत्तम किस्म का बीज क्या था? वो उसके माता पिता यानी कि जो उसके पहले के पौधे थे उनके द्वारा आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर था बीज में। तो आनुवांशिक गुण तो अच्छे थे, लेकिन वातावरण यानी बारिश ना होने की वजह से उस साल फसल अच्छी नहीं होगी। यानी कि जो विकास हो रहा है, जैसे अनाज का विकास होता है उसी प्रकार से बालकों का भी विकास होता है। वो केवल आनुवांशिक गुण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वातावरण के अंतःक्रिया और आनुवांशिक के अंतःक्रिया से निर्धारित होता है। और विकल्प क्या कह रहा है कि केवल आनुवांशिक गुण से निर्धारित होता है। इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जो विकास होता है उसका पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, अब इसको समझिए। मान लीजिए 2 साल का बालक है, आज वह अपने हाथों पर और अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है। लेकिन क्या आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जब बच्चा 3 से 4 साल का होगा तो उसके उंगलियों पर उसका कंट्रोल हो जाएगा और वो लिखने के लिए सक्षम होगा? क्या ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जब बालक जीन पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा यानी उस आयु वर्ग में जाएगा तो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें तो पूर्वानुमान है ना, कि जो चीज़ें भविष्य में होने वाली है आप उसका अनुमान लगा पा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल संभव है। और विकल्प ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है। पहला विकल्प देखिए, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे के लिए एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो विकास होता है, बच्चों का जो विकास होता है वो सबके लिए एक समान नहीं है। अगर सबके लिए एक समान होता तो सब लोग न्यूटन होते, सब लोग आइंस्टीन होते। सब एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। ठीक है। तो एक समान सबका विकास नहीं होता है। सबके लिए विकास की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग होती है और ये विकास की जो प्रक्रिया वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि एक निश्चित आयु के बाद सभी एक लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी विकल्प को निगेटिव कर रहा है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बहुआयामी है क्योंकि प्रत्येक बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के संदर्भ कहने का मतलब कि उसका वातावरण हो गया। कोई चोर के घर पे पल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें उस प्रकार का निगेटिव वातावरण है। कोई डॉक्टर के यहाँ पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा वातावरण मिलेगा। तो जो बच्चे का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो इसका विकास है वो बहुआयामी कहने का मतलब कि विभिन्न एस्पेक्ट्स में, जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा होगा, उसका मानसिक विकास भी हो रहा होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी हो रहा होगा और भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर एक साथ विकास काम करता है और एक साथ विकास की प्रक्रिया चलती है। इसी वजह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और बहुआयामी होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है? इस प्रश्न को मैं और आपके लिए आसान बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बालक है, तो इस बालक का ये मान लीजिए हाथ हो गया, ठीक है, और ये पैर हो गया। यानी कि कहा जा रहा है कि इसके शरीर के मध्य से, मध्य क्या होगा? इसका हार्ट होगा। इसके हृदय से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर। अब शरीर का सिरा कैसे है? जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया। इसके सिरे कहाँ होंगे? मान लीजिए ये भुजा है तो इसके सिरे कहाँ जाकर खत्म हो रहे होंगे? इसकी उंगलियों पर।
तो अब जैसे ये समझ लीजिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उसी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता है। वो ग्लास को तो पकड़ लेगा लेकिन वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि अभी उसका विकास यानी कि उसका कंट्रोल उसकी उंगलियों पर नहीं हुआ है। यही विकास का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है यानी कि गामा कौशल जो विकसित हो रहा है वो उसके मध्य से प्रारंभ होकर के उसके सिरों तक जा रहा है। यानी कि पहले वो अपने बाह पर कंट्रोल पाएगा, उसके बाद उसका अगला हिस्सा उसकी हथेली पर कंट्रोल पाएगा, उसके बाद वह उंगलियों पर कंट्रोल पाएगा। यानी कि कंट्रोल जो पाने का क्रम है वो कहां से, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। यह सिद्धांत अधोगामी सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट 2021 में बहुत सारे प्रश्न इस पर आधारित पूछे गए थे। जैसे एक उदाहरण देकर के पूछा जाता है कि एक लड़की है जो कि बोतल या फिर ग्लास तो पकड़ लेती है लेकिन पेंसिल नहीं पकड़ पाती है, तो ये कौन से सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है? तो ये अधोगामी सिद्धांत ही कहता है कि यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो मध्य से बाहर की ओर हो रहा है। यानी कि पहले जो अंग आएगा मध्य से बाहर की तरफ जाते हुए पहले उसका विकास होगा, उस पर बच्चा कंट्रोल पाएगा और अंत में जाकर के सबसे अंतिम वाला, सबसे अंतिम क्या है, सबसे अंतिम उंगली है। तो जाहिर सी बात है हथेली का प्रयोग करके और पांचों उंगलियों का प्रयोग करके वो ग्लास पकड़ लेगी, क्योंकि पहले हथेली का विकास हो चुका है लेकिन जो उंगलियां हैं उनका उस पर उसने कंट्रोल नहीं पाया है। इसी वजह से वो पेंसिल या फिर पेन नहीं पकड़ पाती है। तो सबसे अंत में जो अंतिम सिरा है उसका विकास होगा, यानी उस पर बच्ची कंट्रोल पाएगी। इस वजह से पेन या पेंसिल पकड़ने में उसको दिक्कत होती है और अंत में जाकर के वो पेन और पेंसिल पकड़ना सीख पाता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अधोगामी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 2 साल या फिर 0 से 5 साल माना जाता है। कई किताबों में ये दिया गया है लेकिन एनसीईआरटी की बातों पर विश्वास करें तो ये दिया गया है, ठीक है। और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए माना जाता है और इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के लिए माना जाता है। मध्य बाल्यावस्था नाम से कोई भी अवस्था नहीं दी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद से उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 9 से 12 वर्ष के बीच की आयु वर्गों को माना जाता है और किशोरावस्था 12 वर्ष से ऊपर को माना जाता है। यहाँ तक क्लियर? 12+, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए मुझे नहीं पता है, फिर भी आप इसका उत्तर आराम से निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए बच्चे जब थोड़ा बोलने लायक हो जाते हैं तब वो कैसे अपने माता पिता को देख रहे होंगे, तो उसी प्रकार का गेम अगर घर में 2 बच्चे हैं तो खेल खेलने लगते हैं कि कोई पापा बन जाता है, कोई मम्मी बन जाता है और एक ऑफिस से आ रहा है और दूसरा खाना बना रहा होता है घर पर। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये कल्पना करना कि किस प्रकार से हमारे माता पिता दैनिक जीवन में जी रहे हैं या फिर रह रहे हैं, उसी को कल्पना करके अपने आप को माता की जगह या फिर अपने आप को पिता की जगह रह करके वो गेम खेलने लगते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेकर के खेल खेलने लगते हैं। तो ये किस आयु वर्ग में होगा? ये 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग में होता है सबसे ज़्यादा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? द्वितीयक संस्थाओं के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मीडिया भी द्वितीयक संस्था होता है, धार्मिक संस्थाएं भी द्वितीयक संस्था होता है और विद्यालय भी द्वितीयक संस्था होता है। यानी कि जैसे परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो माता पिता से इंटरेक्शन करता है, माता पिता के संपर्क में आता है, तो समाज के बारे में वो सबसे पहले माता के बारे में जानेंगे। समाजीकरण का मतलब क्या हुआ कि समाज में रह करके लोगों से इंटरेक्शन करना। सबसे पहले जाहिर सी बात है वो माता पिता से ही यानी परिवार के सदस्यों से इंटरेक्शन करता है। तो जो परिवार होता है वो प्राथमिक संस्था होगा, बाकी इसके अलावा जो है वो द्वितीयक संस्था होगा। परिवार के साथ साथ अगर पास पड़ोस दिया रहता तो वो भी प्राथमिक संस्था के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मीडिया, धार्मिक संस्था और विद्यालय जो है वो द्वितीयक संस्था का उदाहरण है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा आपका उत्तर सही होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए इस चारों विकल्प को जो अब आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा किसी में मेंशन नहीं किया गया। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष जो रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक दिया था, यानी कि सभी को इसके सापेक्ष कॉमन नंबर दिया गया था क्योंकि इसके चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क जो है वो पेंसिल ख से बड़ी है। मान लीजिए ये क पेंसिल है तो ये जो है वो ख से बड़ी है, यानी ख छोटी होगी तो ये मान लीजिए ख है। आगे देखिए, और पेंसिल ख जो है वो पेंसिल ग से बड़ी है। ये वाली जो ख वाली पेंसिल है ये ग से बड़ी है, यानी ग इससे भी छोटी होगी। अब कहा जा रहा है कि जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से भी बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो ये सकर्मक अनुमान को दर्शाया जा रहा है, यानी कि उसने ये अनुमान लगा लिया कि ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, यानी कि जो क है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये सकर्मक अनुमान लगाना होता है। आपके मन में उत्तर आ रहा होगा क्रमबद्धता, लेकिन ये क्रमबद्धता नहीं है। क्यों क्रमबद्धता नहीं है? क्रमबद्धता का मतलब ये होता है
कि एक सीक्वेंस में लगाना, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कंडीशंस दिया गया है कि पहला जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है। इस प्रकार से ये क्रमबद्धता ना मान करके अनुमान लगाया गया है उसके द्वारा, ठीक है। सकर्मक अनुमान इसका सही जवाब होगा। भले आपको क्रमबद्धता लग रहा होगा कि तीनों क्रम में ही है, कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन ये क्रमबद्धता इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बीच में फॉलो कर रहा है कि जो क है वो ख से बड़ा है और ख जो है वो ग से बड़ा है। मतलब कि क्रम पहले से डिसाइड नहीं है, यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि कौन किससे बड़ा है, इसलिए यहां पर अनुमान लगाना होगा। ऑप्शन नंबर 3 सकर्मक अनुमान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। यानी ये आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे में विकसित हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन को अंग्रेजी में रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए रिवर्सिबिलिटी जो होता है यानी कि पलटावीपन, वो अंकों में और शब्दों में, अक्षरों में होता है, और जो संरक्षण होता है वो चित्रों में होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक अंक लिखा 1। अब अगर मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और अब अगर मैं बच्चे से पूछूं कि एक अंक कहाँ गया, और वो बता लेता है कि अगर इस वाले पॉइंट को हटा दिया जाए, इन दोनों रेखा को, तो हमें पहला वाला जो पॉइंट था 1 मिल जाएगा। अगर ये बच्चा जान रहा है, मतलब कि एक अवस्था से आगे निकलने के बाद वो पुनः पुरानी वाली अवस्था में आ जा रहा है, तो इसे प्रतिवर्तन बोलेंगे, यानी रिवर्सिबिलिटी बोलेंगे। बच्चे में रिवर्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो विकसित हो चुका है। और अगर वो आगे बढ़ जाने के बाद से, मान लीजिए मैंने 4 बना दिया, आगे बढ़ गया 1 से, अब अगर मैं उससे पूछूं कि अब 1 कहाँ गया, अगर वो नहीं देख पा रहा है, तो ये अपलटावीपन है, प्रतिवर्तन है, यानी रिवर्सिबिलिटी है। यानी कि बच्चा अब आगे निकल जाने के बाद से पुरानी अवस्था पर नहीं लौट पा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपलटावीपन। और उसी को यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है प्रतिवर्तन। मतलब कि एक पॉइंट से आगे निकल जाने के बाद से बच्चा उसी पॉइंट पर वापस आ जाने का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्तन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उनके द्वारा पारंपरिक चरण भी बताया गया था, उत्तर पारंपरिक भी बताया गया था और पूर्व पारंपरिक भी बताया गया था, लेकिन अपारंपरिक चरण उनके द्वारा नहीं बताया गया था। चूंकि आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया, तो ये जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संदर्भ से जोड़कर ही बच्चों को उनके ज्ञान की रचना करने के लिए कहा था। यानी कि बच्चे समाज में इंटरेक्शन करके ही अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, सामाजिक संदर्भ लेना, यानी ये पॉजिटिव हो गया। आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टीचर के द्वारा उनके अधिगम प्रयासों का अध्ययन किया जा रहा होगा, तब वो टीचर जो है कहीं ना कहीं समझ पाएगा इस बात के लिए कि कहीं बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। यानी उनके प्रयासों के बाद भी बच्चा अधिगम कर पा रहा है या नहीं, इसका अवलोकन करके टीचर को फीडबैक मिल सकता है कि बच्चे सीख पा रहे हैं अथवा नहीं। तो ये तो पॉजिटिव था ना, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से चौथा विकल्प देखिए, आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का प्रयोग। पाढ़ क्या होता है? इसके फोल्डिंग, यानी कि बच्चे के लिए एक शुरुआती मदद करना। जैसे कि बच्चे को साइकिल चलाने के लिए स्टार्टिंग में आप बच्चे को मदद करते हैं, लेकिन जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो क्या आप जिंदगी भर उसकी मदद करें? नहीं। शुरुआत में जो बच्चे को हेल्प दी जाती है उसे पाढ़ कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये भी जो टर्म है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत का महत्वपूर्ण टर्म है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव है। आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है इसको समझिए। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें शारीरिक अक्षमता वाले बालक, अधिगम विकार यानी कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया से संबंधित बालक, इसके अलावा दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित बालक भी शामिल होते हैं। तो सबके लिए एक मानक परीक्षा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए पेपर पेंसिल परीक्षा का आयोजन किया गया, तो क्या दृष्टिबाधित बालक देख करके लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई मौखिक परीक्षा लिया जा रहा है, तो क्या श्रवण बाधित बालक उसको सुन करके उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी सबके लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार परीक्षा लेनी चाहिए, ना कि सबके लिए एक मानकीकृत होना चाहिए। देखिए,
हम लोग बच्चे के अधिगम का परीक्षा लेते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, इस बात की परीक्षा नहीं लेते हैं कि बच्चे का माध्यम क्या है परीक्षा लेने का। ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये निगेटिव था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। ये तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। निगेटिव कैसे है, ऐसे समझिए, मान लीजिए जो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये बताया था कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके बताना है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यही बताया कि बच्चे अपने परिवेश से यानी अपने समाज के लोगों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, और ये इंटरेक्शन यानी गैर संदर्भित, उनसे अलग करने की बात कर रहा है, समाज से अलग करने की बात कर रहा है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रट कर याद करने पर बल, एनसीएफ 2005 रटना, याद करना, बार बार अभ्यास करना, इस सबको निगेटिव मानता है, इस वजह से कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप मतलब कि एक तरीके से उसको अलग कर दिया जा रहा है। जो इनका सिद्धांत है, उनका सिद्धांत का पूरा नाम ही ये है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बच्चे इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, और ये विकल्प उसका अहस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि उसे अलग करने की बात कर रहा है। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 सहकर्मी सहयोगिता। यानी कि जब आप दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कक्षा में बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, तो दूसरा जो बच्चा है वो जाहिर सी बात है उसका सहपाठी ही तो है, सहकर्मी ही तो है। तो उसकी सहयोग्यता यानी उसकी मदद से ही बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं, क्योंकि उससे वो इंटरेक्शन करेगा, वो दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रवाह हो रहा होगा, और इसी ज्ञान के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, मतलब कि इसी इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था, और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रगतिवादी कक्षा है, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लास की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पॉजिटिव सेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया है, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, और ये कठोर नियंत्रण बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगा। इस वजह से ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प देखिए, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। देखिए, अगर आपको केवल वर्ड दिख गया, एकमात्र वर्ड दिख गया, एक ही वर्ड दिख गया, ये सब निगेटिव होते हैं। अब उस विकल्प पर आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव होगा, इस वजह से ये उत्तर आपका होगा ही नहीं। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अधिगम केवल कक्षा में नहीं होता। आज हम लोग औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, यानी कि बालक विद्यालय के साथ साथ अपने परिवेश से भी सीखता है। ठीक है, तो ये कक्षा के बाहर भी होता है। आज एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि अनौपचारिक भी होता है अधिगम। ठीक है, केवल कक्षा में नहीं बल्कि अनौपचारिक तरीके से बाहरी परिवेश से भी बच्चे सीखते हैं। तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता के साथ सीखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, इस विकल्प पर आपको विचार ही नहीं करना। जब आपको केवल दिख गया तो जाहिर सी बात है ये गलत ही होगा। ठीक है, और ड्रिल और अभ्यास यानी बार बार उसी को रिपीट करने की बात की जा रही है, बच्चा मशीन की तरह काम करने लगेगा। केवल वर्ड दिख गया वैसे ही निगेटिव था, और ऊपर से अब बार बार अभ्यास करा करके बच्चे को मशीन बनाया जा रहा है, ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर के आते हैं। अब देखिए, बच्चा अगर प्राइमरी में भी जा रहा है तो उसका पहले से वो अपने मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है। इसके अलावा अपने परिवेश में वो कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि चीज़ों को देखा होगा। शेर कहने का मतलब कि कभी अगर वो जू में गया होगा तो वहाँ पर शेर और अन्य जानवरों को उसने देखा होगा। यानी कि जो विद्यार्थी पहली बार विद्यालय भी जा रहे हैं प्राइमरी में भी, उनके पास पहले से उनके परिवेश का अनुभव है, और यही कहा जा रहा है कि विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव बच्चे लेकर के आते हैं। बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जाएगा तो उसके परिवेश से ही जोड़कर पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये सभी उसके पास अनुभव है और उसको सीखने में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो जो यहाँ पर बच्चा है जिसका नाम रोहन है, वो मेल है, और
उसके मन में ये धारणा बनी हुई है कि जो लड़के होते हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, यानी कि गुड़िया से जो केवल लड़कियां खेलती हैं, उसके मन में ये अवधारणा बना हुआ है। तो ये जेंडर के प्रति उसकी अवधारणा है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ध्यान से समझिएगा, हर 1 महीने के गैप पर यह मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि जो नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है लिख करके, उसकी फिर से जाँच की जा रही है और उसमें क्या कमियाँ फिर से फीडबैक बच्चों को दिया जा रहा है और फिर से नया ड्राफ्ट बनवाया जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, यानी बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है तो अधिगम के दौरान ही की समस्याओं को पता लगा करके उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। देखिए अन्य विकल्प पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है, एक सत्र या फिर 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद से जो आपने अधिगम किया है 1 वर्ष में, उसका ये मूल्यांकन होता है। तो ये इस प्रकार का मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि 1 महीने में 1 महीने की अवधि के अंतराल पर, मतलब हर महीने ये मूल्यांकन किया जा रहा है, ना कि 1 साल के बाद मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 साल के बाद अगर बात किया गया रहता तब योगात्मक होता, चूंकि हर महीने किया जा रहा है इस वजह से ये योगात्मक नहीं होगा। दूसरा देखिए मानक संदर्भित। मानक संदर्भित का मतलब हो गया नॉर्म्स रिफरेंस्ड, इसका अंग्रेजी होगा, यानी कि जो नियम कानून होते हैं उससे संदर्भित करने की बात की जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर जो है वो अपनी इच्छा से हर महीने इस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है, तो ये मानक संदर्भित नहीं होगा। चौथा देखिए मानकीकृत। मानकीकृत भी नहीं होगा। मानकीकृत क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान से रखता है, यानी कि मानकीकृत होता तो सबके लिए एक नियम होता, यानी कि एक नियम बता दिया गया रहता और उसी को सभी बच्चे फॉलो कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए उसको निर्देशित कर रहा है टीचर, इसलिए ये मानकीकृत नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे की समस्या को हैंडल करने की कोशिश टीचर के द्वारा अलग अलग किया जा रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अधिगम के दौरान जब ड्राफ्ट बना कर लाया जा रहा है बच्चे के द्वारा, तो हर 1 महीने बाद उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बहुभाषिक कक्षा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखता है, यानी कि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को उसके मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी विद्यालय में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई पंजाब से है जिसकी लैंग्वेज पंजाबी होगी, कोई यूपी से है जिसकी लैंग्वेज हिंदी होगी, कोई उड़ीसा से है जिसकी लैंग्वेज मदर टंग उड़िया होगी, कोई साउथ से होगा तो हो सकता है मलयालम या फिर तेलुगु होगा। तो इस प्रकार से एक ही कक्षा में अगर अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हैं तो सबकी मातृभाषा का सम्मान करना और उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा में ही अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, ये बहुभाषी कक्षा कहलाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना होगा। पहला दिया गया है, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित का मतलब कि उसे हतोत्साहित करने के बारे में बात की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देने या फिर वार्तालाप करने की छूट देता है। तो चूंकि ये निगेटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। यानी मान लीजिए कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चे अगर हिंदी बोल रहे हैं और 10 बच्चे में मान लीजिए कोई उड़िया बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मलयालम, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि 40 बच्चे जिनकी संख्या अधिक है जो हिंदी बोल रहे हैं उसी को स्वीकार करना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता का मतलब ही ये होता है कि जो भी बच्चे का नेटिव लैंग्वेज है आप उसको स्वतंत्रता दीजिए कि वह उसी माध्यम में उसी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करे या फिर वार्तालाप करे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि सबको उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना है, यानी आप उसको उसकी नेटिव भाषा का उपयोग करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, एक लक्ष्यांक भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी को छोड़ करके अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करना।
तो ये कहा जा रहा है कि एक अंग्रेजी भाषा पर ही जोर देना चाहिए, बाकी जो अन्य भाषाएं हैं उसकी उपेक्षा की जाए, यानी उसको यूज ना किया जाए कक्षा में। तो ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसी को यूज करने की बात करता है, बच्चों को उसी के संदर्भ में इस्तेमाल करने की बात करता है। तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लाना, यानी कि कितनी भाषाएं हैं, मतलब जो भी बच्चों का नेटिव लैंग्वेज है वो एक संसाधन के तौर पर है, और अगर कक्षा में इसका उपयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर दूसरे जो बच्चे हैं, जो अदर लैंग्वेज बोल रहा है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने में उसको मदद मिलेगी। तो ये क्या है, ये विविधता हो गई, भाषा की विविधता हो गई, ठीक है। और भाषा की विविधता से सांस्कृतिक विविधता को भी जाना जा सकता है। आगे पढ़िए, और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, यानी बालकों को जो भाषा पसंद है, बालकों का जो नेटिव लैंग्वेज है, जाहिर सी बात है उसी माध्यम में वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो ये बच्चों को छूट देनी चाहिए, इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। ये बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, पहला दिया गया है देखिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। अब आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल वर्ड अगर आपको दिख गया तो ये हमेशा निगेटिव सेंस में ही होगा। पहला विकल्प गलत हो गया। वैसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षा को पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कक्षा में अगर मान लीजिए बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है, तो क्या आप उसको उसका आंसर नहीं करेंगे, या फिर जो आपने पाठ योजना बना करके लाया है बस उसी के रटे रटाए चीज़ों को थोड़ी पढ़ाएंगे। यहाँ पर इंटरैक्टिव क्लास है, यानी बच्चा भी प्रश्न पूछेगा और आप भी इंटरैक्शन कर रहे होंगे। तो परिस्थिति के अनुसार अपने विषय वस्तु को ढालना है, ना कि पहले से इसको निर्धारित करना है, ठीक है। तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल समस्या ही समाधान किया जाए। बच्चे को रचनात्मक बनाना है कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करे। केवल समस्या को सॉल्व कर लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक रूप से परिवर्तन करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो केवल समस्या समाधान तक सीमित रहना ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग है। इसका मतलब है कि मतलब कोई भी संप्रत्यय है तो उसके गुण दोषों पर चिंतन करने के लिए छात्र योग्य बन जाए, इसका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बात पर बल देता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खोज करके खुद करते हैं, तो ये अन्वेषण आधारित होना चाहिए और खोज आधारित भी होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा, यानी कि केवल तीसरा और चौथा इसका विकल्प सही है। अब चलिए दिए गए ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी ऐसा विकल्प ही नहीं है जिसमें केवल तीसरा और चौथा दिया गया हो। यहाँ पर सब में पहला विकल्प दिया गया है, और पहला तो बिल्कुल ही निगेटिव था। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए, पहला विकल्प दिया गया था कि केवल पूर्व निर्धारित विषयों पर केंद्रित होना चाहिए, तो बिल्कुल ही निगेटिव है, यानी ये तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर चूंकि यहां पर केवल तीसरा और चौथा किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, इस वजह से इसके चारों विकल्प गलत हैं। और सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि इसके चारों विकल्प गलत थे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है? तो चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। यहाँ पर केवल कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी अन्य बच्चे इसी प्रकार से निष्क्रिय बैठे हुए हैं। केवल कुछ ही बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि केवल कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि वो श्रेष्ठ बच्चे हों या फिर प्रतिभाशाली ही बच्चे हों। और यहाँ पर प्रतिभाशाली या फिर कमज़ोर से मतलब नहीं है, पूरी कक्षा में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, यानी सबको समान अवसर मिलना चाहिए। किसी पर्टिकुलर बच्चे को आप प्रश्न पूछ रहे हैं और किसी दूसरे बच्चे को आप निष्क्रिय रहने दे रहे हैं, तो ये समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद से पहला देखिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यायोचित है।
पाठ्यक्रम पूरा करना उद्देश्य नहीं है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप पाठ्यक्रम पूरा कर भी लिए और 60% से ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं सीख पाए, तो ये पाठ्यक्रम पूरा करने का फायदा क्या हुआ जब बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ? तो ये न्यायोचित नहीं है, ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। क्योंकि एक तबके के बच्चों को आप मौका दे रहे हैं, कुछ बच्चों को आप मौका दे रहे हैं, लेकिन बाकियों को आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है, सब लोग समान अवसर की उपलब्धता से वंचित हो रहे हैं। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुणज वैकल्य जिसे अंग्रेजी में डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, यानी कि गणित के संक्रियाओं को करने में अक्षमता, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, बेसिक जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे करने में सहज नहीं है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। ये विकल्प गलत है। देखिए, सिर्फ, केवल, एकमात्र, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं, और मानकीकृत तरीका भी निगेटिव होता है, क्योंकि कक्षा समावेशी कक्षा है जिसमें सभी स्तर के बालक होंगे। कोई दृष्टिबाधित होगा, कोई श्रवण बाधित होगा, कोई विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहा होगा, तो सबके लिए मानकीकृत तरीका नहीं हो सकता है। सबकी जरूरतों के अनुसार अलग अलग विधि अपनाई जानी चाहिए आकलन की। इस वजह से ये निगेटिव था, क्योंकि सबको एक ही मानकीकृत तरीके से आकलन करने की बात कर रहा था। यह विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ना, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट में बच्चे को दिक्कत आ रही है उस कॉन्सेप्ट को हटाने की बात की जा रही है, और दूसरा अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ने की बात की जा रही है, ताकि उसकी जो विफलता है उसको ढका जा सके। तो आप अपनी कमजोरियों से भाग रहे हैं, एज ए टीचर आप अपनी कमजोरियों से भाग रहे हैं कि बच्चे को अगर डिस्कैलकुलिया है, कोई समस्या आ रही है, कैलकुलेशन करना उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको ढक करके दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, उससे आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से एज ए टीचर। आपको उसी की डिस्कैलकुलिया को ध्यान में रखते हुए उसका अधिगम अर्थपूर्ण करना ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपको जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहा है, इस वजह से आपका निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। अब बच्चा वैसे ही डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा है, यानी कि वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, और आप उसको और ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं और कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यता रख रहे हैं कि मतलब तुमको करके ही लाना है। एक तो बच्चा वैसे ही नहीं समझ रहा है, ऊपर से आप और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हीन भावना और निगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों को दृश्य से आधारित परिकलन यानी कि विजुअल कैलकुलेटर देने की बात की जा रही है, और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। प्रयोज्यता का मतलब ऐप्स से संबंधित है, मतलब कि जो गणित के विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर एक तरीके से जो डिजिटल ऐप्स होते हैं उनके माध्यम से और कैलकुलेटर के माध्यम से, दृश्य सामग्री के माध्यम से उसके जो डिस्कैलकुलिया है उसको कुछ हद तक कम करने की कोशिश टीचर के द्वारा किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में यही मात्र एक पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? जो निगेटिव होगा सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो बच्चा दृष्टिबाधित है लेकिन छू करके ब्रेल लिपि के माध्यम से वो चीज़ों को समझ सकता है, तो ये तो पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। तीसरा देखिए, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब वो हो गया कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर दिख रहा है लेख को पढ़ सके। तो बच्चा खुद नहीं देख सकता, लेकिन कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन पर जो कुछ भी लेख लिखा है उसको पढ़ पा रहा है, तो निश्चित तौर पर बच्चा उसको सुन करके अर्थ समझ सकता है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, स्पर्शिक ग्लोब यानी कि बच्चा छू करके महसूस कर सकता है स्पर्श के माध्यम से, तो ये भी पॉजिटिव था क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन छू करके महसूस जरूर कर सकता है, तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। अब बच्चा दृष्टिबाधित है यानी उसकी नज़र कमजोर है, तो छोटे छोटे अगर अक्षर लिखे रहेंगे पुस्तक में तो निश्चित तौर पर उसको समस्या आएगी। और यहीं आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था कि कौन सा लाभदायक नहीं होगा, तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तक लाभदायक नहीं होगा, ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। श्रवण पुस्तक का मतलब क्या हो गया कि आजकल कई ऐसे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, वेबसाइट आ चुकी हैं जो कि फेमस बुक को
ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दे रही हैं, यानी कि जिसे सुनने लायक उस पूरी पुस्तक को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, आप ऑडियो के फॉर्म में उसे सुन सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि भाषा शिक्षण के दौरान जितनी विधियों से भाषा को रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चे उसको उतनी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें दृष्टिबाधित बालक भी है और श्रवण बाधित बालक भी है। तो जो दृष्टिबाधित है वो निश्चित तौर पर सुन करके चीज़ों को समझ पाएगा, और जो श्रवण बाधित है वो लेख को पढ़ करके यानी कि दृश्य करके समझ पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। ये भी बिल्कुल सही है, इसी की चर्चा मैं अभी कर रहा था, यानी कि दोनों सही है। और जो रीजन है, जो तर्क है, वो कहीं ना कहीं सही रूप से व्याख्या करता है एक ही कि क्यों ये सभी सामग्री आवश्यक है, क्योंकि जो विभिन्न जरूरत वाले अधिगम करता है उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो देखिए सबसे पहले अपसारी चिंतन उसमें जरूर होगा, ये सही है। दूसरा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा। तीसरा देखिए, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, यानी कि बिना प्रत्यक्ष रूप से देखे चीज़ों के बारे में कल्पना कर पाना, चिंतन कर पाना, तो ये भी पॉजिटिव था। चौथा देखिए, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि 1, 3 और 4 वाला विकल्प सही होगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट और एक रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से संबंधित बालक, शारीरिक अक्षमता से जुड़े बालक, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित बालक होते हैं। तो सबकी आवश्यकता अलग अलग है, इस वजह से विविध प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए मूल्यांकन के लिए, ताकि बच्चे उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अपने आप को सहज पाएं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बालक है वो पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा कैसे दे पाएगा? तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था। और चूंकि पहला विकल्प यही कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए विविध विधियों को अपनाना चाहिए, तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो रीजन है, जो तर्क है, वो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसकी सही व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ध्यान से समझिएगा, पहले उदाहरण बताया जा रहा है, फिर नियम बताया जा रहा है, तो ये आगमनात्मक विधि का उदाहरण हो जाएगा। अगर पहले नियम बता करके फिर उदाहरण की तरफ ले जाया जाता तो ये निगमनात्मक होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, निगमनात्मक आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर देखिए निगमनात्मक नी से शुरू हो रहा है और नियम भी नी से शुरू हो रहा है, यानी कि निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताया जाएगा और फिर उदाहरण बताए जाएंगे, और आगमनात्मक विधि में इसका उल्टा हो जाएगा, पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। प्रश्न में चूंकि पहले उदाहरण बताया गया फिर नियम बताया गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 आगमनात्मक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा नियमन यानी कि क्लास मैनेजमेंट की बात की जा रही है। क्लास मैनेजमेंट में विद्यार्थियों की सहकारिता यानी कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का कोऑर्डिनेशन प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि कक्षा में शोरगुल ना हो, या फिर किसी भी प्रोसेस के दौरान जो मैनेजमेंट है उसमें विद्यार्थियों का कोऑर्डिनेशन यानी उसकी सहायता किस प्रकार से ली जा सकती है, एज ए टीचर आप क्या करेंगे? तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है स्वयं ही कठोर एवं अटल नियमों का निर्धारण। कठोर एवं अटल नियम निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, ये निगेटिव है, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र माध्यम में रह करके सीखेंगे। क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में ही सीखते हैं, और कठोर और अटल नियम ये उसका अपोज करता है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करना। जब बार बार आप शिकायत करते हैं तो बच्चों के मन में से डर खत्म हो जाता है। बच्चों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना है, आप उसको बाहरी भय दिखा करके उसको अनुशासित नहीं कर सकते, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, मापदंडों का पालन ना करने वाले विद्यार्थियों की भर्त्सना। यहाँ पर भर्त्सना एक तरीके से निगेटिव सेंस में, मतलब कि मान लीजिए कोई आपका आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है या फिर मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसे निगेटिव शब्द बोलेंगे या फिर कुछ ऐसा डांटने वाला चीज़ बोलेंगे। बच्चे को आपको प्यार से समझाना है। बच्चे अति क्रियाशील है तो उसको किसी दूसरे कार्य में लगाना होगा ताकि वह क्रियाशीलता को छोड़ करके उसी किसी दूसरे कार्य में बिजी रहे। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यानी कि जो नियम बनाया जा रहा है उसमें बच्चों की भी सहभागिता लिया जाए। जैसे कि देश में जब कोई नया कानून बनाया जाता है तो कानून कौन बनाता है? जिसे हमने चुन करके संसद में भेजा है, यानी कि हमारी खुद की सहभागिता है जो कि देश के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो जो वहाँ से पार्लियामेंट से जो कानून बनेगा उसमें हमारा भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हम ही ने जिन्हें चुन करके भेजा है वही कानून बना रहे हैं। तो जब लोगों को उनके लिए कानून बनाने के लिए उनकी सहभागिता दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं स्व अनुशासन के लिए लोग प्रेरित होते हैं, और यही कक्षा में भी होगा। जब बच्चों को उस कानून को बनाने, उस नियम को बनाने में सहभागिता ली जाएगी तो निश्चित तौर पर बच्चे स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो बच्चे खेल कूद के माध्यम से भी सीखते हैं, क्योंकि प्राइमरी में खेल कूद के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है, खेल खेल के माध्यम से ही सिखाना है। दूसरा दिया गया घर में भी बच्चे अनौपचारिक रूप से चीज़ों को सीख रहे होते हैं, और कक्ष में तो औपचारिक तरीके से सीखेंगे ही। यानी कि तीनों विकल्प इसका सही है। अब दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? याद रखिएगा, निगेटिव सेंस में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो निगेटिव ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे किसी भी क्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अंतः क्रिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो यहाँ से बच्चे समस्या समाधान कौशल को विकसित कर सकते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा देखिए, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बच्चों को उत्साहित करने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, ब्रेन स्टॉर्मिंग समस्या समाधान से ही जुड़ा हुआ है। मानसिक उद्वेलन जो होता है वो समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब बच्चे समस्या समाधान के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें वो कौशल विकसित होगा। चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अब देखिए, बच्चे को जितने फेवरेबल कंडीशंस आप देंगे नए नए तरीकों से सीखने के संदर्भ में, तो उतना ही उसका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो और ज़्यादा तीव्र होगा, और उतना ही ज़्यादा वो कौशल अपने अंदर विकसित कर पाएगा समस्या को समाधान प्राप्त करने के संदर्भ में। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। केवल एक ही मात्र एकमात्र, ये सभी शब्द हमेशा निगेटिव होते हैं। और यहाँ वैसे भी यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व निर्धारित चरण, मतलब कि जो पहले से स्टेप्स डिसाइड हैं उसी के माध्यम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बल दे रहे हैं। यानी कि आप रटी रटाई चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि समस्या समाधान मौलिक नए नए विचारों को के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जाता है, जबकि आप रटी रटाई चीज़ों, एक ही चीज़ को बार बार जो पहले से निर्धारित है उस पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ये निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में ही आपसे प्रश्न पूछा गया है इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी मतलब कि बच्चे जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, उस टाइप का ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। पहला विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है, यानी सक्रिय रूप से सहभागिता दिखाने के संदर्भ में। ऑप्शन में निष्क्रिय कह रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 रटना, याद करना, मशीन की तरह रटना, ये सभी चीजों को निषेध करता है, निगेटिव मानता है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। जब बच्चा प्रश्न पूछेगा ही नहीं, यानी कि वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हुआ है, उस कंडीशन में चूंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है कक्षा में, इसकी वजह से ये संरचनावादी कक्षा नहीं माना जाएगा। यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए कुछ भी अपने स्तर पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों
का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अब बच्चे का अनुभव कैसे जानेंगे एज ए टीचर? आप उनसे प्रश्न पूछ करके, जब प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे इंटरैक्ट करेंगे टीचर से या फिर अन्य बच्चों से। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये संरचनावाद है कि जब बच्चे अपने ज्ञान की रचना करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं तो ये बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सहभागी होगा, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? यहाँ पर देख लीजिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला कहा जा रहा है कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया और कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बच्चे अपने गलती के माध्यम से भी सीखते हैं। क्योंकि जब बच्चे से त्रुटि हो गया तो जाहिर सी बात है उसको भी अनुभव प्राप्त हुआ कि मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको अनुभव तो हुआ और अगली बार जब वो प्रयास करेगा तो उसका यह अनुभव उसके प्रयास में मदद करेगा सही दिशा में आगे बढ़ने के संदर्भ में। यानी कि कहीं ना कहीं जो अधिगम है उसमें त्रुटि भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। तीसरा देखिए, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा अगर कोई त्रुटि कर रहा है तो टीचर उस त्रुटियों को एनालिसिस करके ये समझ सकता है कि बच्चे में संकल्पनात्मक समझ कितना स्तर तक विकसित हुआ है, तो ये इसकी जानकारी देता है। इस वजह से पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे को डांट देंगे कि तुम त्रुटि मत करो तो निश्चित तौर पर वो प्रयास करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके मन में डर बैठ जाएगा कि अगर मेरे से गलती हो गई तो मुझे डांट पड़ सकती है या फिर मार पड़ सकती है। और अगर उसमें इस प्रकार का कोई भय नहीं होगा तो निडर होकर के नए नए तरीके से सोच रहा होगा, भले वो गलती ही क्यों ना हो, त्रुटि क्यों ना हो, उसके मन में इस प्रकार का कोई डर नहीं होगा। इससे बच्चे में मौलिक विचार आने के लिए उसको बढ़ावा मिलेगा एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। लज्जाजनक मतलब कि अब देखिए, बच्चों के मन में ये बैठ जाएगा कि अगर मेरे से गलती हो गई तो मेरे क्लास वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, यानी मुझे लज्जित करेंगे। तो ये क्या होगा, जब बच्चे में इस प्रकार की भावना आएगी तब कहीं ना कहीं ये अवरोधक होगा बच्चे के अधिगम में। यानी कि बच्चा अब उस शर्म की वजह से किसी भी प्रकार की त्रुटि करने से बचेगा और त्रुटि ना हो इसके लिए वो प्रयास ही नहीं करेगा, यानी कि उसका अधिगम पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल निगेटिव था, इस वजह से यही आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंस में ही आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अमन जो है वो अपने शोध के लिए खुद से इंटरनली मोटिवेटेड है और अपने शोध को दृढ़ करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों की सहायता ले रहा है। ये कहीं से भी बाहर से मोटिवेटेड नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे बाह्य अभिप्रेरणा के संदर्भ में पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। यानी कि जो सितारा है वो अपने संतुष्टि के लिए बड़ों से प्रतिपुष्टि लेती है, लगातार प्रतिपुष्टि ले रही है, तो वो अपने संतोष के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे के दबाव में ये संतोष लेने के लिए फीडबैक नहीं ले रही है, बल्कि अपने अधिगम को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की फीडबैक ले रही है। तो इस वजह से वो इंटरनली मोटिवेटेड है, ना कि एक्सटर्नली। तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि प्रश्न में आपसे बाह्य अभिप्रेरणा की बात की गई थी। चौथा विकल्प देखिए, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप को नियमित रूप से अभ्यास करता है। देखिए, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि यानी ये खुद से बच्चा इस कार्य में रुचि ले रहा है और जब रुचि लेगा तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है, तो ये भी इंटरनल मोटिवेशन से संबंधित है। इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है। देखिए, यहाँ पर इनाम क्या है? इनाम बाह्य अभिप्रेरणा है। बच्चा खुद से एक तरीके से मोटिवेटेड नहीं है, बल्कि इनाम पाने के लिए बाह्य कारक की वजह से वो कार्य को कर रहा है। तो यहाँ पर इनाम जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा का काम करेगा और इस वजह से चूंकि प्रश्न में बाह्य अभिप्रेरणा ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो देखिए, तनाव
क्या है? तनाव बच्चों में एक इमोशंस की वजह से, बच्चे डरे हुए थे, इस वजह से उनमें टेंशन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो डरना और उसके वजह से टेंशन उत्पन्न होना, ये सब क्या है? ये इमोशंस हैं, यानी कि संवेग हैं। तो ये संवेग और इसकी वजह से उनका जो प्रदर्शन था वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होना, यानी कि उनका संज्ञान प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान और संवेग सही जवाब है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। स्वनिर्देशित कब होगा? जब बच्चा अपने पढ़ाई के लिए खुद इंटरनली मोटिवेटेड होगा, तभी तो वो अपने आप से निर्देशित होकर ही पढ़ाई कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है तो वो उस कार्य में रुचि लेता है और उस रुचि की वजह से उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं और सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।